हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। इसमें जो राजा हुआ करते थे महत्वपूर्ण, वो हर्षवर्धन हुआ करते थे। इसका जो टाइम है, इनका जो शासन काल है वो कितना रहा है? 606 से लेकर 647 एडी के तहत रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, इनको जो कहा जाता है शिलादित्य कहा जाता है हर्षवर्धन को। अब ये हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, ये देख लेते हैं। देखो, प्रभा वर्धन, इनकी पत्नी यशोमती हुआ करती थी। इनकी 3 संतानें थीं। पहले नंबर पर राज्यवर्धन, दूसरे नंबर पर हर्ष और तीसरे नंबर पर राज्यश्री। राज्यश्री के विवाह जो करा था वो ग्रह वर्मा, ये कन्नौज के शासक हैं, इनके साथ करा था। अब बात आती है इनकी राजधानी की। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो थानेश्वर बनाई थी। ये पड़ता है हरियाणा के तहत। और इन्होंने दूसरी जो राजधानी बनाई है वो बनाई है कन्नौज। वंश क्या है? तो वंश इनका क्या है? पुष्यभूति वंश है। अब प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान पर आक्रमण किया। उसके बाद प्रभाकर ने अपनी पुत्री जो राज्यश्री हैं उनका विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से करा दिया। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर उसकी जो पत्नी है यशोमती ने क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया था। वहीं मालवा के शासक जो देवगुप्त हैं, इन्होंने गृहवर्मा की हत्या कर दी। गोंड शासक, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या करी। ये मानते हैं कि हर्ष जो है संपूर्ण भारत को इन्होंने जीत लिया था। संभवतः शशांक की मृत्यु के पश्चात उसने गोंड यानी कि बंगाल को भी जीता। और उसके बाद में हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को तो जीत ही लिया, उसके साथ साथ में क्या करा दोस्तों? दक्षिण भारत को भी इन्होंने जीता। अब दक्षिण भारत में जो चालुक्य वंश हुआ करता था उसके शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। ये कर्नाटक के हैं। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, यानी कि हरा दिया। ये जानकारी जो मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से हर्ष को क्या कहा जाता है कि ये उत्तर पथ स्वामी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसका जो उद्देश्य था, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा की जानकारी हेतु भारत आया। इनकी पुस्तक है, चलो पुस्तक के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले इनको कहा जाता है ह्वेनसोंग हर्षवर्धन की जो प्रशंसा करता था वो ये कहता था कि यात्रियों का राजकुमार है, ये नीतियों का पंडित है और वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से हर्षवर्धन को जानते हैं। ये बात जो तीनों जो है उपनाम दिए हैं वो हेनसोंग ने हर्षवर्धन को दिए हैं। हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं कालांतर में वहां अध्यापक भी बन गया। हेनसोंग ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की। वह हेमसोंग नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट पुलकेशिन द्वितीय हैं, इनका भी उल्लेख करते हैं। ये हेमसेंग ने भीनमाल की यात्रा की है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की, हेमसेंग की पुस्तक है ये। हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन कराया। हेमसेंग ने इसकी अध्यक्षता भी की और वहां पर इस कारणों से अध्यक्षता होने के बाद भी ब्राह्मणों ने हर्ष का क्या करा था? विरोध किया था। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात प्रयाग में, प्रयाग कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन भी कराता था हर 5 वर्ष बाद। हर्षवर्धन
प्रयाग में अपनी समस्त संपत्ति दान में देता था। छठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा भी लिया। हर्ष विद्वान शासक था। इनकी पुस्तक नागानंद है, प्रियदर्शिका है और रत्नावली है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं इनकी, हर्षवर्धन की। इनके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में विद्वान भी रहा करते थे, जैसे बाणभट्ट, मयूर, मतांक दिवाकर, जयसेन और हरिदत्त जैसे विद्वान इसके शासनकाल में रहते थे। बाणभट्ट की इनकी पुस्तक है हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब देखो अगला वंश चलता है संगम काल। संगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है संघ या परिषद होता है। तमिल साहित्य का संकलन करने के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया। संगम को संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया। संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। देखो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं संगम काल को। तो प्रथम संगम काल में ये जो माने जाते हैं कि स्थान कहाँ था, तो मदुरै। इसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे। इस संगम की एक भी पुस्तक आज तक नहीं मिली है। अगस्त ऋषि और कौंडिय ब्राह्मण को वैदिक संस्कृति सर्वप्रथम दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय जाता है। किसको? अगस्त ऋषि को। संरक्षण पांड्य वंशों ने किया है। द्वितीय संगम में ये स्थान हुआ करता था कपाटपुरम। ये सब फ्रेंड दक्षिण भारत के ही नाम हैं। इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि या तोलेकपियर हुआ करते थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है तोलकपिय। ये तमिल व्याकरण पर आधारित है। तृतीय संगम ये हुआ उत्तरी मदुरै में। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नक्कीकार बने हैं। इनकी जो पुस्तक है एतु तोक है, ये 8 भजनों का संकलन है। पतुपात ये अगली पुस्तक है, इसमें 10 भजनों का संकलन किया गया है। लेखक का नाम देखो ये है और पुस्तक ये है इल्गो आदिलगल। इनकी पुस्तक है शिल्पादिकारम। ये कोवलन व कणांगी की कहानी है। यह महिला प्रधान पुस्तक है। इस पुस्तक नूपुर की कथा भी कहा जाता है। सीतेल सतनार इन्होंने लिखी है मणि मेखले। मणि कोवलन एवं माधवी की बेटी थी। मणि ने बौद्ध धर्म अपना लिया और क्या बन गई हैं? साधु बन गई हैं। तिरुनंत देवर इनकी जो पुस्तक है ये जीवक चिंतामणि है। ये एक जैन साधु है। क्या है? एक जैन साधु। जीवक जैन चोल राजा था। इसने 8 विवाह किए और साधु बन गया। अगले लेखक हैं तिरुवल्लुवर। इनकी पुस्तक है क्रूल। अब बात कर लेते हैं चेर वंश। दक्षिण भारत का ये प्राचीनतम वंश है, यानी कि पुराना वंश। तमिल साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख चेर वंश का ही मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य व अभिलेखों में इन्हें केरलपुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरलपुत। प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध शासक की बात करें उदयनजेरेल। इसने विशाल पाकशाला का निर्माण कराया। महाभारत के योद्धाओं की भोग दिया। और अगले हैं नेदियुन चेरल। इसने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया और उनको मुक्त करने के बदले में बड़ी मात्रा में धन वसूला। अगले शासक हैं सेन गड्डुवन। प्रसिद्ध शासक हैं ये भी। इन्हें लाल चेर या भला चेर कहा जाता है। चेरों की जो राजधानी है
वो बांजी हुआ करती थी। प्रतीक इनका क्या होता था? धनुष होता था। अब बात करें, देखो चोल। चोल जो वंश है, इन्होंने राजधानी बनाई उरियूर, तिरुचिरापल्ली में। इनका प्रतीक बाघ हुआ करता था। सन 850 में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना करी। इसमें प्रसिद्ध शासक हैं जैसे करिकाल। संगम काल एवं चोल का सबसे महान शासक रहा। करिकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है जले हुए पैर वाला। अष्टाध्यायी में चोल वंश का उल्लेख मिलता है। इसने पुहार नगर बसाए थे। पुहार होते हैं ये तमिल प्रदेश। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।